आज का टॉपिक जो है वह परिसीमन है, जिसमें परिसीमन के बारे में हम उसका अर्थ और आयोग या उसके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। कुछ भी स्थायी नहीं होता है, यह बात हम राज्य व्यवस्था में भी देख सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या अपरिवर्तनीय है और ऐसे में उस जनसंख्या के आधार पर तय की गई लोकसभा या या विधानसभा की सीटें कैसे स्थायी हो सकती हैं। पुनः समायोजन की प्रक्रिया संविधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद होनी ही चाहिए। ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर ऐसा हुआ तो कब कब हुआ, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। किसी चीज की सीमाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं, जिसका उद्देश्य अधिकार क्षेत्र का एक स्पष्ट और विशिष्ट क्षेत्र स्थापित करना होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो परिसीमन देशों, क्षेत्रों या प्रशासनिक इकाइयों के बीच क्षेत्रीय सीमाओं का एक सीमा निर्धारित करना है, जो किसी भी राज्य व्यवस्था में या विधायिका में सीटों के आवंटन का काम करता है। और अगर कुल मिला के बात की जाए तो परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश में क्षेत्रीय निर्वाचन की सीमा या सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया है। परिसीमन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही लोकसभा में राज्यों की आवंटित सीटों की संख्या और किसी राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या बदल सकती है और परिसीमन करने वाली संस्था को परिसीमन आयोग कहा जाता है। अब परिसीमन करने वाली संस्था को जो है वो परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग कहा जाता है जो संस्था परिसीमन करती है और वह उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं। अगर बात की जाए कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन क्यों किया जाता है, तो कई कारण हैं जिसके फलस्वरूप जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। पहला जो कारण है वो है जनसंख्या। जनसंख्या के कारण भी परिसीमन किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या के समान वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करना जो लक्ष्य है वह परिसीमन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक जनगणना की जाती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, या ऐसा भी हो जाए कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए या बहुत अधिक बढ़ जाए। इसीलिए अनुच्छेद 81, इसीलिए आर्टिकल 81 यह कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासंभव एक ही हो। तो जब 10 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसे में जरूरी हो जाएगा कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो पुनः समायोजन हो, और इस तरह प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से ही पुनः समायोजन हो। इसीलिए पुनः अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और यह संसद के द्वारा तय विधि के आधार पर होता है। मतलब संसद तय करती है कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा या नहीं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, और यही काम मतलब कि लोकसभा के लिए अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है, और विधानसभा के लिए अगर राज्य के परिसीमन की बात की जाए तो यही काम आर्टिकल 170 करता है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होता है, और सेंट्रल में जो है अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, और यह अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। दूसरा कारण है भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन। भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन, इस उचित विभाजन के लिए भी परिसीमन आवश्यक है। निर्वाचन क्षेत्र तय करने में भौगोलिक क्षेत्रों का भी उचित विभाजन होना जरूरी है, क्योंकि भारत जो है जाति विविधता वाला देश है। ऐसे में अगर किसी क्षेत्र में सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हों तो उस समुदाय से संबंधित पार्टी के जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं,
एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं। आप पहले के जम्मू कश्मीर को लीजिए जो संघीय क्षेत्र होने से पहले था। यहाँ पर जो कश्मीर क्षेत्र है यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और जम्मू जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विधानसभा की 47 सीटें थी और जम्मू में कुल मिला के 37 सीटें थी। तो इससे संभावना यह बढ़ जाती थी कि यानी कि कुल मिला के 87 सीटों मतलब कि, और वर्तमान में लद्दाख के हिस्से को भी शामिल किया जाए तो वहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, यानी कि कुल 87 सीटों पर चुनाव होता था। जो कि कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें थी और इस प्रकार वहां एक समुदाय की बहुलता थी, इसलिए हमेशा उसी समुदाय की पार्टियां सरकार बनाती थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर भौगोलिक विभाजन कितना जो है वो जरूरी था कि ताकि एक ही समुदाय की पार्टियां सरकार ना बने, इसलिए परिसीमन का भी भौगोलिक क्षेत्र में ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां परिसीमन आयोग का गठन किया गया ताकि सीटों का उचित बंटवारा हो सके। एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत, परिसीमन आयोग जो है क्या कहें, परिसीमन जो है वो एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। जो परिसीमन जो है वो जनसंख्या को आधार बनाकर किया जाता है, परिसीमन जो है वो जनसंख्या को आधार बनाकर किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या एक ही हो ऐसा परिसीमन आयोग सुनिश्चित करता है। अब अगर बात की जाए कि परिसीमन कैसे होता है, कि किसी भी क्षेत्र का परिसीमन जो है वो किस प्रकार होता है, तो परिसीमन जो है अनुच्छेद 82 के तहत, आर्टिकल 82 के तहत यह कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की व्यवस्था की गई है ताकि लोकसभा में स्थानों के आवंटन का पुनः समायोजन हो और इस तरह से प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से समायोजन हो। इसी अनुच्छेद 82 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह इस संदर्भ में कानून बनाए और संसद इसी अनुपालन में परिसीमन आयोग अधिनियम को अधिनियमित करता आया है, जो आज तक चलता रहा है। और यही काम अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में प्रत्येक जनगणना के बाद की जाती है। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है और यही आयोग इसके बाद परिसीमन का कार्य करता है। अगर बात की जाए कि एससी और एसटी कि क्षेत्रों का परिसीमन कैसे किया जाता है, मतलब कि जैसे कि जानते हैं कि लोकसभा में 131 सीटें 131, लोकसभा की 550 सीटों में से 131 सीटें जो हैं वो एससी एसटी को आरक्षित हैं, जिसमें 84 सीटें जो हैं 84 सीटें एससी को और 47 सीटें जो हैं वो एसटी को के लिए आरक्षित है। ऐसे में सवाल यह आता है कि किन बातों को ध्यान में रखकर एससी एसटी के आरक्षण का परिसीमन किया जाता है। दरअसल प्रत्येक राज्य में आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को एक कोटा होता है। उस राज्य में अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात पर यह आधार तय किया जाता है। पहले तो सामान्य प्रक्रिया से ही सीमाएं तय की जाती हैं, फिर उसके बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और देखता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो है वो आबादी कितनी है और आबादी के अनुपात में अगर अनुसूचित जाति का अनुपात अधिक होता है या अनुसूचित जनजाति का अनुपात अधिक होता है तो वह क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को हर बार परिसीमन के पश्चात बढ़ाया, घटाया या पुनः समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की चीज है कि लोकसभा में समान आरक्षण अन्य वंचित समूहों के लिए समान आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर परिसीमन आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और पहली बार अब तक कुल मिला के 4 परिसीमन आयोगों का गठन हो चुका है। पहला परिसीमन आयोग जो है
1952 में गठित हुआ था। दूसरा परिसीमन अधिनियम जो आया था 1962 में, तीसरा जो है 1971 में, और चौथा जो परिसीमन जो है वो चौथा परिसीमन जो है वो 2002 में लाया गया था। ये अधिनियम लाए गए थे। 1952 के तहत 1952 में ही परिसीमन आयोग बनाया गया था, और 1962 के तहत 1963 में बनाया गया था, और 1971 के तहत 1972 में, और 2000 के तहत 2002 में ही 2002 के तहत 2002 में ही यह परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि 1951 की जनगणना के बाद 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसी तरह 1961 की जनगणना के बाद 1962 में, और 71 की जनगणना के बाद 1972 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। लेकिन 1982 या 1992 में कोई भी परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ। अब सवाल यही आता है कि 1971 की जनगणना का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? जो 1971 की जनगणना है इसी का परिसीमन के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ये जानना जरूरी है कि पहले तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन को वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर फिक्स कर दिया गया। इसलिए 1971 के बाद 2001 के जनगणना तक कोई भी समायोजन नहीं हुआ, यानी कि कायदे में इसे 2001 में होना चाहिए था। लेकिन 84वें संवैधानिक संशोधन 2002 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 में आया था। 2001 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि जो 2001 में होना चाहिए था वो अब 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो परिसीमन 2001 में होना चाहिए था उसको उन्होंने 25 वर्ष बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। यानी कि 2026 तक जिस राज्य की जो भी स्थिति है वही रहेगी, चाहे 1900 वही रहेगी, और 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर ही चलेगी। इसको वही राज्य के भीतर जो है निर्वाचन क्षेत्र भी 2000 तक 1971 की जनगणना का ही प्रयोग किया जाता था 42वें संवैधानिक संशोधन के कारण। 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा इसे 1991, मतलब कि यह जो है ये लोकसभा के लिए है, जबकि अगर विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा में जो किया गया है 27वें संवैधानिक संशोधन, विधानसभा में 27वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो इसे 2001 की जनगणना के अनुसार फिक्स कर दिया गया। मतलब कि जो भी सीटें आवंटित होंगी और 2001 की जनगणना के अनुसार शिफ्ट कर दी गई। ये जो सारी बातें हैं ये अनुच्छेद 82 में दी गई हैं। अब आते हैं कि परिसीमन आयोग की संरचना क्या है। अब जैसे कि बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं जो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, और 2071 की जनगणना पर ही आधारित होगी, चाहे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, और लोकसभा की सीटें 80 की 80 ही रहेंगी। अब आते हैं परिसीमन आयोग की संरचना, कि परिसीमन आयोग की संरचना क्या होगी और परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा, और परिसीमन आयोग के सदस्यों में से कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। परिसीमन आयोग, अगर परिसीमन आयोग की बात की जाए तो संसद के परिसीमन आयोग का गठन जो है वो संसद करती है। संसद एक अधिनियम के द्वारा पारित परिसीमन आयोग जो है वो संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय निकाय है। आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। मतलब यह है कि परिसीमन आयोग जो है वो संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित है। संसद के द्वारा कह सकते हैं एक स्थापित है,
और परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और यह भारत के परिसीमन आयोग जो है और प्लस चुनाव आयोग, ये दो मिलकर काम करते हैं। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग दोनों मिलकर कार्य करते हैं, परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग। परिसीमन आयोग में सदस्य कौन कौन से होते हैं? परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और दूसरा सदस्य जो होता है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त, और तीसरे जो हैं वो है संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त, मतलब राज्यों के चुनाव आयुक्त। मतलब कि जिस राज्य का परिसीमन हो रहा होगा तो उस राज्य के संबंधित जो चुनाव आयुक्त हैं वो इसके सदस्य होंगे। अब परिसीमन आयोग के कार्य क्या होते हैं? परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और उसके किसी भी आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आयोग के द्वारा दिए गए आदेशों की प्रतियां लोकसभा और विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें किसी बदलाव की उनको अनुमति नहीं होती है। परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को इस तरह से निर्धारित करना होता है कि संभव हो तो व्यवहारिक रूप से सभी सीटों की जनसंख्या जो है वो समान है। आयोग उन क्षेत्रों में अनुसूचित जात और जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान भी करता है जहां उनकी आबादी महत्वपूर्ण है, और यदि आयोग के सदस्यों की राय अलग अलग है तो बहुमत के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और सार्वजनिक बैठकें भी आयोजित करता है और समय समय पर जो है जनता की राय भी लेता है। अगर अब हम बात करें कि कौन कौन से जो परिसीमन आयोग गठित हुए हैं उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, तो अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि अब तक 4 जो हैं वो परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। अभी तक जो हैं वो 4 परिसीमन आयोग बनाए गए हैं जिनका गठन जो है 1952, 1963, 1972 और 2002 में किया गया है। अगर हम 1952 के परिसीमन आयोग की बात करें, 1952 के परिसीमन की बात करें तो इसका गठन जो है 1951 परिसीमन आदेश पर बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यन चंद्रशेखर। अगर पहले परिसीमन आयोग की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे एच चंद्रशेखर अय्यर इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन जो है वो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए किया गया था, और इसी परिसीमन ने ही एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो आज तक चला आ रहा है। आयोग ने ही सिफारिश की थी, इसी परिसीमन आयोग ने सिफारिश की थी लोकसभा में 489 सीटों से बढ़ाकर जो सीटों की संख्या है उन्हें बढ़ाकर, ठीक है, 499 कर दी जाए। इसने सिफारिश की थी 489 से बढ़ाकर 499 कर दी जाए, और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 216 से बढ़ाकर इसकी संख्या 238 कर दी जाए। लेकिन 1952 का जो चुनाव हुआ था वह चुनाव 489 सीटों पर ही हुआ था। ठीक है, जो पहला जो चुनाव हुआ था वो 489 सीटों पर ही हुआ था, और फिर इसके बाद आया था 52 के बाद 1963 का परिसीमन आयोग। जो 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद पहला परिसीमन जो है वो 1963 में हुआ था, और भारत में परिसीमन आयोग की स्थापना 1962 में लोकसभा विधानसभा में सीटों के आवंटन को फिर से समायोजित करने के लिए की गई थी। और इसकी जो सिफारिशें मुख्य थी, इसकी पहली सिफारिश ये थी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो 1961 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए, और प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि राज्य की जनसंख्या
प्रत्येक सीट की जनसंख्या के 10 गुना से अधिक ना हो। और इसी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो इस प्रकार से किया जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व जो है वो जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। और इसने 500 जो दूसरे जो था परिसीमन आयोग, इसी ने लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 522 कर दी लोकसभा के, और विधानसभाएं जो पूरे भारत में विधानसभाओं की संख्या हो गई थी 3711 3771 जो है कुल विधानसभा सीटें हो गई थी, और 522 जो है वो लोकसभा सीटें हो गई थी। अगला जो है वो है 1972 का परिसीमन आयोग। 1972 का परिसीमन आयोग 1972 का जो परिसीमन आयोग है, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी जे.एल. कपूर। जे.एल. कपूर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा के सीटों का आवंटन करने के लिए, आवंटन को समायोजित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और इस आयोग ने 1971 की जनगणना के आधार पर माना, और इसने 522 से बढ़ाकर, इस आयोग ने लोकसभा की सीटों की संख्या 522 से बढ़ाकर 542 करने की सिफारिश की, 542 करने की सिफारिश की। और विधानसभाएं 371 से बढ़ाकर 3997 हो गई, 3997 हो गई, क्योंकि इसमें सिक्किम की भी 42 सीटें तब तक शामिल हो चुकी थी। और जो 522 थी उसमें सिक्किम को नए राज्य के लिए एक और सीट जोड़कर इसे 542 थी, जब सिक्किम की इसमें सीटें जोड़ी गई एक सीट, तो इसे 543 कर दिया गया, 543 कर दिया गया। और दरअसल पहला चुनाव जो हुआ था वो 489, पहली लोकसभा का चुनाव जो है वो 489 सीटों के लिए हुआ था। और 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद 1963 में सीटों में बढ़ोतरी की गई, और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर यह संख्या 525 पहुंच गई थी। कहने का अर्थ है कि 1971 तक अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा में राज्यों से चुनकर आने वाले सीटों की जो अधिकतम सीमा थी वो 500 थी, और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आने वाले सीटों की जो अधिकतम सीमा थी वो 25 थी। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं 525 सदस्य जो है वो चुने जाते थे, मतलब 525 चुने जाते हैं। लेकिन 1971 में एक नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 लाया गया, जिसके तहत 3 नए राज्य बनाए गए, जिसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और इन राज्यों को जो है वो 6 सीटें दी गई, 6 सीटें दी गई, और संख्या या 531 पहुंच गई, 531 पहुंच गई। लेकिन समस्या यह थी कि लोकसभा में राज्य से चुनकर आने वाले सदस्यों की अधिकतम सीमा जो थी वो 500 थी, और यहाँ सीटों की संख्या जो है 531 हो गई, तो जो कि अनुच्छेद 81 के तहत मान्य नहीं थी। इसलिए संविधान में 31वां संवैधानिक संशोधन किया गया, 31वां संवैधानिक संशोधन किया गया। और यह संशोधन जो है वो 1973 में हुआ था, 1971 में हुआ, 1973 में यह संशोधन हुआ, ठीक है। और इस संशोधन में जो है सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई, 545 कर दी गई, जिसमें से 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आने वाले सांसदों के लिए था। लेकिन आगे चलकर फिर हुआ ये कि गोवा, दमन और दीव का पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1987 में लाया गया, 1987 में लाया गया, और 3 नए राज्य अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम का गठन किया गया। और इससे यह हुआ कि राज्यों की संख्या जो है, राज्यों से चुनने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 530 कर दी गई, और 20 सदस्य जो हैं वो यूटी से आने थे, केंद्र शासित प्रदेश से आने थे, और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन लाए गए। तो कुल मिलाकर संख्या जो 82-87 में हो गई थी वो हुई थी 552। एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 सीटें आरक्षित थी, लेकिन 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन
का जो प्रतिनिधित्व है वो समाप्त कर दिया गया। इसलिए जो 1987 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 552 कर दी गई। और फिर आता है 2002 का संविधान, 2002 का परिसीमन आयोग। 2002 का परिसीमन आयोग, 2002 का परिसीमन आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कुलदीप सिंह। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे कुलदीप सिंह। ठीक है। और जनगणना के बाद 12 जुलाई 2002 को इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है। और आयोग ने अपनी सिफारिशें सौंप दी, लेकिन सरकार ने इन्हें लागू नहीं किया। इसलिए दिसंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस करके पूछा था कि ना लागू करने का कारण क्या है। तो इसलिए 4 जुलाई इसकी सिफारिशों को 4 जुलाई 2008 को परिसीमन आयोग के आदेशों को लागू करने का निर्णय लिया गया और 4 जनवरी 2008 को, ठीक है, इसे लागू करने का निर्णय लिया गया और उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 19 फरवरी को यह मंजूरी दे दी। तो ये थे हमारा परिसीमन आयोग के बारे में कुछ जानकारियां। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर में सरकार ने उसका केंद्र का दर्जा, राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, जिसमें लद्दाख को तो विधानमंडल के बिना रखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पांडिचेरी की तर्ज पर उसे विधानमंडल मिला। इसलिए जम्मू कश्मीर में फिर से परिसीमन लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए सरकार ने 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया और उस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो रंजना देसाई। इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना देसाई हैं और इनकी रिपोर्ट जो है वो 2011 की जनगणना पर आधारित है। इससे पूर्व जो जम्मू कश्मीर था उसमें कुल मिला के 111 विधानसभा में 111 सीटें थी, जिसमें 46 जो थी वो जम्मू कश्मीर में थी और 37 जो थी वो जम्मू में थी और 4 जो थी वो आपकी लद्दाख में थी। ठीक है। और साथ में ही इसमें जो पीओके में जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसके लिए भी 24 सीटें आरक्षित थी। उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत के संविधान के द्वारा किया जाता था और विधानसभा सीटों का परिसीमन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत किया जाता था। 2019 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द कर दी गई और विधानसभा और संसदीय दोनों सीटों का परिसीमन भारत के संविधान के द्वारा होने लगा। इसलिए 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सदस्य के रूप में 5 सांसद सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हुए। अब इसमें क्या क्या बदलाव आए कि जो जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, इसने क्या क्या सिफारिश की कि जम्मू कश्मीर 7 विधानसभा सीटों की वृद्धि की। जम्मू में अब 6 और मतलब 43 सीटें और जम्मू कश्मीर में अब 47। मतलब जम्मू में जो पहले 37 होती थी उसमें बढ़ा के अब वर्तमान में हो गई हैं 46। जम्मू में अब 46 हो गई और कश्मीर में अब जो 46 थी अब वो 47 हो गई परिसीमन के बाद। और लद्दाख के लिए अब कोई भी सीट आरक्षित नहीं है क्योंकि लद्दाख में अब कोई विधानसभा नहीं है। और कश्मीर अनुसूचित जाति के लिए पहली बार कुल 9 सीटें आरक्षित की गई। तो ये थे हमारे परिसीमन का गठन, कि जो परिसीमन आयोग का गठन किस प्रकार होता है।